शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। तेज कदम बढ़ाते हुए मारुति राव पोस्टमार्टम रूम की ओर चल पड़े। मारुति राव पोस्टमार्टम के माहिर खिलाड़ी थे। सालों का तजुर्बा उनके नाम था। सांवले रंग और हट्टे कट्टे शरीर के साथ उनकी काली दाढ़ी और गुस्सैल चेहरा मानो उनके काम के लिए ही बना था। पुलिस वाले भी जिस लाश को देखकर सिहर जाते, मारुति राव ऐसे शवों को भी बड़ी आसानी से संभाल लेते। बारिश के पानी में गल चुके या फिर हजारों कीड़े से भरे बदबूदार शवों को भी वो बड़ी ही सहजता से पोस्टमार्टम कर देते। उनकी इसी हिम्मत की वजह से सरकारी अस्पताल के उनके साथी उनकी खूब तारीफ किया करते थे और इसी हिम्मत की वजह से अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सावंत साहब मारुति राव पर खास मेहरबान थे। चलते चलते मारुति राव के दिमाग में कल रात डॉक्टर सावंत से हुई बातें घूम रही थी। कल रात के 11:30 बज चुके थे। अपने छोटे से घर के बाहर हॉल में मारुति राव सोफे पर आंखें बंद करके आराम से लेटे थे। तभी सामने कांच की मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखते हुए उन्होंने फोन उठाया। हाँ बोलिए सावंत साहब। दूसरी तरफ से सावंत की आवाज आई। मारुति, एक लड़का है, उसे काम से निकालना है। मतलब मुझे उल्टा सीधा जवाब देता है, इसलिए तुम्हारे पास ड्यूटी लगा दी है। साहब नाम क्या है उसका? दीपक नाम है उसका। गोरा हट्टा कट्टा लड़का है। साहब वो दीपक बुझा ही समझो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काम करना बच्चों का खेल नहीं। मारुति, तुमसे एक बात पूछूं? मारुति राव ने सावंत साहब की हिचकिचाती आवाज बिल्कुल सही ढंग से समझ ली थी। मारुति राव बड़ी ही सहजता से बोलते हुए बोले, अरे साहब संकोच कसला करते हो, पूछो ना। मारुति, इतने सालों से तू पोस्टमार्टम का काम ही कर रहा है, लेकिन तेरी भूत पिशाच जैसी चीजों पर विश्वास है क्या रे? भूत? साहब यह सब बकवास है और इन सब बकवास में मैं विश्वास नहीं रखता। आत्मविश्वास से उत्तर देते हुए मारुति राव ने फिर कहा, ठीक है वो छोड़ो। साहब अब कब आ रहे हैं? अरे मैं अभी भी मुंबई में ही हूँ, कल शाम तक वहां पहुंच जाऊंगा। 8 घंटे का सफर है, इसलिए देर हो ही जाएगी। और हाँ मारुति, उस लड़के की मतलब दीपक की एक खासियत है। खासियत? वो कैसी? अभी थोड़ा काम है, कल वहां आता हूँ, तब मिलकर बात करेंगे। इतना बोलकर डॉक्टर सावंत ने फोन काट दिया। कल रात की बात याद आते ही उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। आज सावंत साहब ने एक और कामयाबी उन पर थोप दी थी। उन कर्मचारियों की ड्यूटी जो उन्हें पसंद नहीं थे, मारुति के पोस्टमार्टम विभाग में लगा दी जाती थी, जिससे वो खुद ही नौकरी छोड़ देते थे। चलते चलते मारुति सरकारी अस्पताल के पीछे स्थित पोस्टमार्टम रूम के पास पहुंच गया। वो इमारत काफी पुरानी हो चुकी थी। अंदर से इमारत की थोड़ी बहुत मरम्मत की गई थी, लेकिन बाहर से रंग उड़ जाने के कारण वो जीर्ण और फीकी लग रही थी, जैसे किसी निराशा में डूबे बूढ़े व्यक्ति की तरह। इमारत के बगल में एक लंबा और कई सालों से खड़ा एक बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हल्के गुलाबी रंग के बरगद के फूल बिखरे पड़े थे। उस पेड़ के नीचे हमेशा मृतकों के रिश्तेदारों की भीड़ होती थी, आज भी थी। पोस्टमार्टम रूम के खुले दरवाजे से अंदर आते ही हमेशा की तरह फिनाइल की तेज गंध उनकी नाक में समा गई। पोस्टमार्टम रूम के होने के बावजूद वहां बहुत साफ सफाई थी। जमीन और दीवार पर लगभग 5 फीट की ऊंचाई तक सफेद टाइलें लगी हुई थी। पोस्टमार्टम के लिए तैयार की गई मेज भी इसी तरह सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। मेज के ठीक ऊपर छत से लटके सफेद बल्ब का प्रकाश एक शव पर पड़ रहा था, जो सफेद कपड़े से ढका हुआ था। वहीं दाहिनी और 25 साल का एक युवक खड़ा दिखाई दिया। उसने गहरे नीले रंग की शर्ट और काली जींस पहनी हुई थी। गोरे चेहरे पर अद्भुत चमक थी। एक तरफ बैठे काले घने बालों को दाहिने हाथ से ठीक करते हुए वो पोस्टमार्टम रूम देख रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? मारुति राव की कर्कश आवाज से वो अचानक होश में आ गया। सर दीपक। मारुति राव ने उसे पहचान लिया। ये वही पागल आदमी था जिसे सावंत साहब ने भेजा था। उसकी तरफ तिरछी नजर डालते हुए मारुति राव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दीपक पोस्टमार्टम देखते वक्त बुझ मत जाना दीपक। मारुति राव ने पोस्टमार्टम का पोशाक पहना और सामने काले रंग का प्लास्टिक कागज बड़े करीने से बांधा। पोस्टमार्टम टेबल पर रखे शव की तरफ देखते हुए उन्होंने दीपक से कहा, अगर डर लग रहा है तो अभी बता दो। क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ चक्कर आके बेहोश हो जाते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए
उन्होंने शव से सफेद कपड़ा हटा दिया। शव की हालत देखकर मारुति राव बोले, लगता है कोई 25 साल का नौजवान है। सिर बुरी तरह से कुचला हुआ है। मतलब किसी ने इसके सिर पर कोई बड़ा पत्थर मारकर इसकी हत्या की होगी। शव की हालत देखकर दीपक ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। इतनी जल्दी डर गए? अभी तो सिर्फ सिर फूटा है। पोस्टमार्टम के दौरान शरीर के अलग अलग अंग बाहर निकालने होंगे, तब क्या करोगे? मारुति राव की बात दीपक को थोड़ी चुभी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर दीपक ने शव की तरफ देखा और शांति से कहा, इसकी हत्या नहीं हुई है। ड्यूटी पर जाते समय इसकी गाड़ी स्लिप हुई होगी और किसी भारी वाहन का पहिया इसके सिर के ऊपर से गुजर गया होगा, इसीलिए इसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। अरे वाह, बड़ा हिम्मत वाला है तुम। लाश देखते ही निष्कर्ष निकालने लगा। दीपक बिना कुछ बोले चुपचाप सब देख रहा था। मारुति राव ने पोस्टमार्टम टेबल के पास रखी स्टेनलेस स्टील की ट्रे से सर्जिकल ब्लेड उठाया और दीपक की तरफ देखते हुए फिर बोला, इतना क्यों डरा हुआ है? पोस्टमार्टम तो मैं कर रहा हूँ, पर लगता है तुझे कुछ पता है। इस पर दीपक ने लाश की तरफ घूरती हुई आंखों से देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, इसके शरीर से बाहर निकले इसकी आत्मा को अपने शरीर का ऐसे पोस्टमार्टम होते देख कैसा लग रहा होगा? इसकी आत्मा कहाँ है? मुझे भी दिखा जरा। मारुति राव के इस मजाकिया लहजे पर दीपक बोला, देखना है, और अगर मैं इसकी आत्मा दिखा भी दूं तो क्या तुम यकीन करोगे? क्योंकि इस लाश का तो चेहरा भी नहीं पहचाना जा सकता, तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये इसकी आत्मा है? दीपक की बात सुनकर मारुति राव ने अपनी भौहें ऊंची कर ली, फिर मजाकिया लहजे में बोले, आत्मा? अरे ये सब बकवास है, कोरी कहानियां है, और ऐसी कहानियों पर हमारा कोई विश्वास नहीं है। दीपक ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, बकवास? माफ कीजिएगा सर, लेकिन जब तक हम किसी चीज को देख नहीं लेते तब तक उस पर यकीन नहीं करते। और हाँ, आपका यकीन हो या ना हो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इस पोस्टमार्टम के काम को देखकर ही ये भूत प्रेत हमसे डरते हैं। दीपक के असहज चेहरे की तरफ देखते हुए मारुति राव बड़े आत्मविश्वास से बोल रहे थे, उन्हें डरने की क्या जरूरत है? जख्म दर्द होने के लिए उनके पास शरीर होता ही कहाँ है? वे बेधड़क कहीं भी घूम सकते हैं, आपके सामने भी। दीपक की इस चुनौती भरी बात से मारुति राव को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने झट से अपने हाथ में पकड़ा सर्जिकल ब्लेड टेबल पर रखे शव के गले पर रखा और जोर से नीचे पेट तक चीर दिया। ये देखकर दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो सामने हो रहे इस भयानक दृश्य को अपनी खुली आंखों से देख रहा था। दीपक के डरे हुए चेहरे को देखते हुए मारुति राव ने अपने हाथों में सफेद दस्ताने चढ़ाए और शव की फटी हुई त्वचा के अंदर हाथ डालकर लाल लाल अंगों का मांस बाहर निकाला। इसके फेफड़ों की हालत देखोगे? शराब, सिगरेट का नतीजा है ये सब। तिरछी नजरों से दीपक की ऊपरी जेब से झांकते सिगरेट के पैकेट को देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, तेरे फेफड़ों की भी ऐसी ही हालत हो गई होगी, अभी चेक करूं क्या? वे कुछ मजाकिया लहजे में बोले। दीपक कुछ भी नहीं बोला, बस चुपचाप सब कुछ देखता रहा। शव के शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हुए मारुति राव एक एक करके सभी जरूरी अंगों के सैंपल ले रहे थे। उन्होंने हथौड़े से खोपड़ी को ढक्कन की तरह खोला और दीपक की तरफ देखा, लेकिन वह वैसे ही भाव शून्य चेहरे के साथ शव को देख रहा था। उसके ऐसे चेहरे को देखते हुए मारुति राव मन ही मन बोले, लड़का थोड़ा हिम्मत वाला तो लगता है। और कटे फटे शरीर को ठीक करके फिर से टाके लगा दिए। अगली डेड बॉडी का पोस्टमार्टम मैं खुद करूंगा, आज तो सिर्फ देखने का काम कर। दीपक की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा और पोस्टमार्टम किए हुए शव को कवर करके जमीन पर रख दिया। तभी उनकी नजर बगल में रखी दूसरी डेड बॉडी पर गई। सफेद कपड़े से ढका हुआ वो शव कुछ देर पहले ही आया था। लाश के पास रखे पैड पर मृतक का नाम लिखा था। उसे देखकर मारुति राव ने अपनी भौहें थोड़ी सी कोड़ ली और दीपक की तरफ देखा, लेकिन वह वैसे ही थोड़ा निडर होकर खड़ा था। अब वो सच में निडर था या निडरता का दिखावा कर रहा था, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मतलब कुछ लोगों का ऐसा ही होता है, अंदर से चाहे कितना भी डर जाए पर उस डर को चेहरे पर नहीं आने देते। मारुति राव ने पैड पर लिखी जानकारी पढ़ी और शव के चेहरे से धीरे से सफेद कपड़ा हटाया। ऐसा करते ही उनके हाथ से वो पैड छूटकर टेबल पर गिर गया। अभी तक एक अजीब से आत्मविश्वास के साथ घूम रहे मारुति राव के चेहरे का रंग ही उड़ गया।
वह झट से टेबल से दूर हट गए। एक अजीब सी दहशत मानो उनके दिमाग में घर कर गई थी। उनकी यह हालत देखकर दीपक धीरे धीरे चलकर उनके पास आया। पोस्टमार्टम टेबल पर रखे उस शव पर नजर डालते हुए बोला, डर गए? मारुति राव को अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। डरी हुई नजरों से वो सामने उस शव को देख रहे थे। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए दीपक शांत स्वर में बोला, भूत आत्माओं का एक अलग ही संसार है। अब आप जैसे लोग इसे बकवास समझकर ऐसी अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, लेकिन किसी के नकार देने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। मारुति राव एक भयंकर मानसिक झटके से बिल्कुल स्तब्ध हो गए थे। मतलब मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, ये तो सच है। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उन्होंने झट से अपना सिर पीछे घुमाकर उस शव की तरफ देखा, जिसका कुछ देर पहले ही उन्होंने पोस्टमार्टम किया था, और देखते ही रह गए। सब कुछ उनकी कल्पना से परे था। मारुति राव की यह हालत देखकर दीपक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उनके डरे हुए चेहरे को देखते हुए दीपक बोला, आपका चेहरा बता रहा है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसी किसी चीज का सामना किया है। तभी दरवाजा खुल गया और सीनियर डॉक्टर सावंत और उनके सहयोगी शिंदे तेज कदमों से अंदर आए। टेबल पर पड़े शव को देखते हुए बोले, ये अचानक कैसे हो गया? तभी शिंदे बोले, रात में सोते हुए ही हार्ट अटैक आ गया होगा। रात में सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। और ऐसे अचानक मरने वाले इंसान की आत्मा ये मानने को तैयार नहीं होती कि उनका शरीर अब खत्म हो चुका है। वो आत्मा अपना रोजमर्रा का काम करती रहती है। दीपक की आवाज ने दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अरे हाँ शिंदे, ये दीपक है, आज से ही काम पर आया है। और इस लड़के में एक खासियत है, यानी ये मृत आत्माओं से बात कर सकता है। डॉक्टर सावंत के मुंह से निकले इस वाक्य को सुनकर शिंदे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मतलब हमारे मारुति की डेड बॉडी के साथ उसकी आत्मा भी यहाँ काम करने आई होगी? मजाकिया लहजे में डॉक्टर सावंत बोले, इससे ही पूछो, मुझे तो भूत प्रेत जैसी बकवास बातों पर यकीन नहीं है। और शिंदे, टेबल पर रखे दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवा दो। दीपक इधर उधर देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मारुति राव को तो ऐसी बकवास बातों पर यकीन था ही नहीं। उसके मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर डॉक्टर सावंत सन्न रह गए।